हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम undergoes a physical change in such a way that its temperature remain constant, then it is termed isothermal process। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, वैसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस की जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन ये होती है कि उसमें जो टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप और भी समझिए। जैसे मैंने कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो अगर आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें, जो कि हम जानते हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो इसमें अगर आर कांस्टेंट नॉर्मली गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये जो पीवी हुआ ये कांस्टेंट हो गया। जब पीवी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है तो बेसिकली यहां से जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो P इज इक्वल लिख सकते हैं K बाई V, जिसको सिंप्लीफाई करके फर्दर कहा जा सकता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V। मतलब जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, या प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ये जो कंडीशन आ रही है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का ये जनरल स्टेट आया। और ये जो इक्वेशन, इससे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी गैस का प्रेशर इनिशियली P1 है और वॉल्यूम V1 है, बाद में आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान उसका प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि P1 जो कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, हम ये कह सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, और ये आपका बाल्स लॉ है, क्योंकि बाल्स लॉ भी यही होता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो एक्चुअली यहाँ जो प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है वो कंडीशन जो होता है लीड करता है बाल्स लॉ को ही, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है V2 बाई V1। यहाँ याद रखिए 1 बाई 2 और 2 बाई 1 स्विच हो जाता है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें कि P और B के बीच के कर्व का, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक कर्व हम प्लॉट करते हैं P और B के बीच का, जो कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो इसका जो कर्व होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ऐसा होगा। प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व इस तरह का होगा, और गैस मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज कर लेते हैं प्रेशर P1 है, यहाँ पे वॉल्यूम इसके करस्पॉन्डिंग V1 है, ओके, और फिर इसका गैस का स्टेट चेंज हो जाता है, प्रेशर हो जाता है P2 और वॉल्यूम हो जाता है V2। यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें प्रेशर चेंज हो रहा है P1 से P2 और वॉल्यूम V1 से V2, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। और इस कर्व को, यहाँ जो कर्व हमने बनाया है, इस कर्व को हम लोग आइसोथर्म कहते हैं, आइसोथर्म। और आइसोथर्म की जो प्रॉपर्टी होती है, इस पे जो टेम्परेचर होता है कांस्टेंट रहता है। इस पूरे ग्राफ पर जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ इस कर्व पे टेम्परेचर सेम रहता है, आइसोथर्म में ये चीज होता है। तो ये बेसिक जो है इंट्रोडक्शन था कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और ये इसमें जो प्रेशर होता है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और आपका जो आइसोथर्म होता है, P और B के बीच का जो ग्राफ होता है, वो आपका ग्राफ कैसा होगा, वो ग्राफ आपका होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आपको इसमें यह देखना है कि किस तरह से क्या क्या वर्क डन होता है, इस प्रोसेस में हीट सप्लाई करते हैं वो क्या होता है। इसके अलावा एक चीज और आपको जानना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस कब पॉसिबल होता है। देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए कि कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। कंडीशंस क्या है? पहला कंडीशन जो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का, वो ये होता है कि जिस प्रोसेस को जिस भी कंटेनर में किया जा रहा है, उस कंटेनर की जो वॉल्स होनी चाहिए वो वॉल्स कंडक्टिंग होनी चाहिए, ताकि वो टेम्परेचर को सराउंडिंग में लूज कर सके। ठीक है, तो इसलिए जो पहली कंडीशन होती है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस की, वो होती है कि जो वॉल्स होने चाहिए कंटेनर का, सिस्टम का, वो कंडक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, तो सिस्टम जो होना चाहिए वो कंडक्टिंग होना चाहिए, सिस्टम के जो वॉल्स होने चाहिए वो कंडक्टिंग होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा।
दूसरा चीज होता है कि इसमें जो प्रोसेस होता है ये स्लो होना चाहिए। क्यों ऐसा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि कोई भी वाल्व परफेक्टली कंडक्टिंग नहीं हो सकता, पूरी तरह से हीट को लूज नहीं कर सकता, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोसेस को स्लो रखते हैं, ताकि जैसे मान लीजिए सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है किसी प्रोसेस में, तो अगर वाल्व कंडक्टिंग हुई तो हीट लूज करेगा, तो हीट लूज करने में से कुछ समय लगेगा, उसका सिस्टम का टेम्परेचर डाउन होने में कुछ समय लगता है। तो अगर ये प्रोसेस स्लो होगा, तो स्लो प्रोसेस में होता क्या है कि जब प्रोसेस स्लो होता है तो सिस्टम को समय मिल जाता है कि अपने टेम्परेचर को धीरे धीरे क्या कर सके, घटा सके। इसलिए अगर वाल्व्स कंडक्टिंग होंगी और प्रोसेस स्लो होगा, ये जो है एक परफेक्ट आइसोथर्मल कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, और ये पॉसिबल तभी है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे जानना है कि जिसमें वर्क डन क्या होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज वगैरह क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करें डीक्यू की, तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया गया आपको कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि Q इज इक्वल टू होता था W प्लस डेल्टा U। तो यहां पर क्या होता है कि जो Q होता है हीट एनर्जी सप्लाई करते थे, W वर्क डन होता था, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी में चेंज होता था। चूंकि यहाँ सिस्टम में टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए डेल्टा U की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब सिस्टम में कोई टेम्परेचर में चेंज ही नहीं होगा, तो उस प्रोसेस में डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आपको ये बात रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। दूसरी चीज आपको ये भी जानना है कि जैसे Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा U है, तो अगर हम लोग डेल्टा U 0 हुआ तो हम Q इज इक्वल टू कह सकते हैं W। इसका मतलब जो सिस्टम को हीट दी जाती है वो डायरेक्टली वर्क में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि ये बड़ा ही एक आउटकम इंपॉर्टेंट कि जो हीट आइसोथर्मल प्रोसेस में दिया जाता है वह हीट डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट होता है वर्क में। अब हम लोग को निकालना है कि जो वर्क डन होता है वो कितना होता है। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है। सपोज करिए कि मान लीजिए आप सिस्टम को, एक गैस है या कोई सिस्टम है जिसको आइसोथर्मली आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर गैस का इनिशियल स्टेट मान लीजिए प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और बाद में उसको प्रेशर हमने P2 और V2 कर दिया, एक जनरल कंडीशन ले रहे हैं, और ये प्रोसेस हम आइसोथर्मली कर रहे हैं। तो जो वर्क डन होगा उस केस में, अगर उस गैस में हम लोग थोड़े स्मॉल इंटरवल के लिए बात करें कि अगर स्मॉल वॉल्यूम में चेंज करने के लिए हमें dW वर्क करना पड़ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि dW इज इक्वल टू PdV। मान लेते हैं स्मॉल वॉल्यूम में चेंज करने के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है, dW इक्वल टू PdV। तो dW इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं PdV की जगह, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि PV इज इक्वल टू nRT होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस, तो हम लोग यहाँ पे P इज इक्वल टू लिख सकते हैं nRT अपॉन V। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं nRT बाई V इंटू dV, और इसमें टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे V1 से लेके V2 तक। मान लीजिए जो वॉल्यूम है V1 से लेके V2 तक चेंज होता है, तो V1 से लेके V2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा W इज इक्वल टू nRT बाहर हो जाएगा, और V2 बाई V1, इसका इंटीग्रेशन dV बाई V का log V होगा, बट यहाँ जो बेस होगा नेचुरल लॉग होगा, जिसको हम ln लिखते हैं। तो ln dV बाई V का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, ln V होगा, और यहाँ पर इसका V1 अपर लिमिट V2। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा nRT ln, अगर लिमिट्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा V2 माइनस होगा, बट यहाँ पर जब हम लोग लॉग का फार्मूला यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा V2 बाई V1। ये वर्क डन हो गया W इज इक्वल टू nRT ln V2 बाई V1। ये याद रखिएगा नेचुरल लॉग है यहाँ पे। ये तो आपका वर्क डन हो गया। दूसरा चीज, इस फार्मूले को हम लोग थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल टू nRT होता है, या PV केस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यहाँ से कहा जा सकता है कि P1 बाई P2
इज इक्वल टू V2 बाई V1। इसको अगर हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये फार्मूले में चेंज आ जाएगा, W इज इक्वल टू nRT ln V2 बाई V1 की जगह लिखेंगे हम लोग P1 बाई P2। इस तरह से वर्क डन का ये भी फार्मूला होता है nRT ln P1 बाई P2। नेचुरल लॉग के टर्म्स में हम लोग लिख रहे हैं फार्मूला, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरा चीज कि अगर हमसे पूछा जाए कितना हीट सप्लाई किया गया तो Q इज इक्वल टू भी होगा, क्योंकि आप जानते हैं आइसोथर्मल Q जो होता है वो W के इक्वल होता है। तो अगर हीट सप्लाई पूछा जाए सिस्टम का तो उसके लिए भी यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, Q इज इक्वल टू W। तो आप ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस में इस तरह की चीजें होती हैं। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखना आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप, कि स्लोप ऑफ आइसोथर्म क्या बताता है या कितना होता है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे जो ऊपर की तरफ ऊपर देखा था, अब यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि जो P और V का ग्राफ होता है उसको अगर हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो अगर मुझे इसका स्लोप निकालना हो, सपोज कर लीजिए मैं स्लोप बनाना चाहता हूँ, तो इसका जो स्लोप होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर हम स्लोप निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट पर इसका स्लोप बताएगा। तो इसको स्लोप को निकालने के लिए हमें इसको अगर इस तरह से ड्रॉ कर लें, ये जो इसका जो स्लोप होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं ग्राफिकली, मैथमेटिकली। यहाँ से या तो एंगल निकाल ले कि थीटा कितना है, यहाँ से थीटा को निकाल सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं मैथमेटिकली स्लोप को निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें PV इक्वल टू होता है nRT, या हम कह सकते हैं कि PV फॉर टेम्परेचर कांस्टेंट, PV इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इसको हम लोग इस इक्वेशन में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा PdV प्लस VdP, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dP बाई, अगर हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो dP बाई DP VdP इक्वल टू PdV, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई लिख सकते हैं dP बाई डी, इसको लिख सकते हैं dP बाई DV इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस P बाई V। तो जो dP बाई DV है वो क्या होगा, वो जो हमारा कर्व था, जो PV कर्व था, इसका स्लोप, इंस्टेंटेनियस स्लोप यहाँ पे निकल जाएगा। तो dP बाई DV को हम tan थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, और tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस P बाई V। इस तरह से कह सकते हैं कि जो स्लोप होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का वो निगेटिव ऑफ P बाई क्या होता है, V होता है। ये सारी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या सब कंडीशंस लागू होती हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई हो।